हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन एनके ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, आज हम उनके बारे में ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था वो था इंट्रोडक्शन टू बेसिक सिविल इंजीनियरिंग। तो जो मैं फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं वो है एक्सप्लेन द इंपोर्टेंस ऑफ द सिविल इंजीनियरिंग इन सोसाइटी, जो कि ये आरटीयू के 2018 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, क्योंकि जो बेसिक सिविल इंजीनियरिंग है वो इंट्रोड्यूस हुआ था हमारा 2018 में। तो ये फर्स्ट पेपर था, हाँ, जो बेसिक सिविल इंजीनियरिंग है उसका। तो उसमें ये फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि इंपॉर्टेंस क्या है बेसिक सिविल इंजीनियरिंग की और सिविल इंजीनियरिंग की। ठीक है, तो हम यहाँ पर ओनली इसको ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यदि डिटेल में हमको इसको देखना है तो मैंने इसको लेक्चर में बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, जो कि हमारे प्रीवियस लेक्चर्स है, वो आप वहाँ से रेफर कर सकते हैं। तो क्या इंपॉर्टेंस है? पहली इंपॉर्टेंस है डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग। जो एक सिविल इंजीनियर है वो डिजाइन भी करता है और कंस्ट्रक्शन भी करता है बिल्डिंग का। तो फर्स्ट पॉइंट है डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बिल्डिंग। सेकेंड है कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स। रोड्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड में भी एक सिविल इंजीनियरिंग की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है। नेक्स्ट है डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस। आप ब्रिजेस की बात करें तो ब्रिजेस भी बनाने में एक सिविल इंजीनियरिंग की हमको नीड पड़ती है। ठीक है, तो सिविल इंजीनियरिंग ब्रिज को भी बनाने में एक इंपॉर्टेंस जो भूमिका अदा करता है। नेक्स्ट है डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, और डैम्स कंस्ट्रक्शन के लिए भी जो एक सिविल इंजीनियर है उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट है वाटर सप्लाई। जो भी हमारा वाटर सप्लाई का जो भी स्ट्रक्चर होता है या जो भी नेटवर्क होता है उसको लेयर करने में या उसको लेआउट करने में भी एक सिविल इंजीनियरिंग की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट है वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। यदि मैं बात करूं वेस्ट वाटर की, तो वेस्ट वाटर में क्या क्या आ गया? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट आ गया, या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आ गया, या हमारा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आ गया। ये सब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तो वाटर सप्लाई में आ गया, लेकिन सीवेज की बात करें तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट वो भी कौन देखता है? उसका ऑपरेशन भी एक सिविल इंजीनियर ही देखता है। तो सिविल इंजीनियरिंग की इंपॉर्टेंस यहाँ पर भी है। इरिगेशन वर्क्स, यदि मैं बात करूं इरिगेशन वर्क्स की, जैसे कैनाल जो है, जैसे कैनाल इरिगेशन पर्पज के लिए हमने आर्टिफिशियली बनाई है, एक वाटर स्ट्रक्चर है। तो कैनाल से जो हम वाटर इरिगेशन पर्पज के लिए फील्ड तक लाते हैं, तो उस कैनाल को डिजाइन करने में भी किसकी इंपॉर्टेंस है? एक सिविल इंजीनियरिंग की इंपॉर्टेंस है कि उसमें क्या स्लोप देना है, क्या उसका ग्रेडियंट होगा, किस मटेरियल की कैनाल होनी चाहिए। ठीक है, तो वो सारे जो फीचर्स है वो एक सिविल इंजीनियरिंग डिसाइड करता है। तो ये इंपॉर्टेंस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग हो गई। लास्ट है सर्वेइंग वर्क। सर्वेइंग वर्क एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है। क्यों? क्योंकि जब भी हम कोई भी काम करें सिविल इंजीनियरिंग में, जो फर्स्ट जो काम होगा हमारा होगा सर्वेइंग वर्क। सर्वे काफी टाइप के होते हैं, हमने डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक है, तो ये हो गए सिविल इंजीनियरिंग की क्या इंपॉर्टेंस है सोसाइटी में। तो ये हमने 7 टाइप्स की डिफरेंट बिल्डिंग्स, डैम, कैनाल्स, इरिगेशन, वाटर सप्लाई, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, इन सब में सिविल इंजीनियरिंग की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो ये हमने यहाँ पर ओनली एक ब्रीफ में डिस्कस किया है कि सिविल इंजीनियरिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। यदि आपको इसको डिटेल में स्टडी करना है, डिटेल सॉल्यूशन चाहिए, तो आप जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स हैं जिसमें मैंने इनको डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है, तो वहाँ से आप इसको रेफर कर सकते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग इन सोसाइटी की। सोसाइटी में सिविल इंजीनियरिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, ये 2018 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द इंपैक्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ऑन इकोनॉमी ऑफ कंट्री। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है कि आधारभूत ढांचा। ठीक है, आधारभूत ढांचा में सब कुछ आ गया, कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर आ गया हमारा, जो कि हमारा कम्युनिकेशन है, हमारी एजुकेशनल बिल्डिंग्स आ गई, वो भी किस में आती है? इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं। ठीक है, हमारा जो स्ट्रक्चर और हो गया टेलीकम्युनिकेशन, वो भी आ गया। और स्ट्रक्चर में क्या आ गया? जो हमारी रोड है वो कौन सा स्ट्रक्चर है? ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रक्चर है, वो भी आ गया। बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, मतलब जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके ऊपर हमारी देश की जीडीपी डिपेंड करती है और जो एम्प्लॉयबिलिटी भी डिपेंड करती है जिस पे। ठीक है, तो उसके बारे में है ये क्वेश्चन कि क्या इंपैक्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। तो व्हाट आर द इंपैक्ट्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑन इकोनॉमी। इकोनॉमी पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का क्या इंपैक्ट है वो इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट डिपेंड करता है जीडीपी पे। डेवलपमेंट हमारा जो डिपेंड करता है वो करता है जीडीपी पे, ठीक है, और जीएनपी पे, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कि हमारी जीडीपी कितनी है। जीडीपी अप एंड डाउन जाती है तो उससे हमारे जो कंट्री है उसका डेवलपमेंट पता लगता है और इकोनॉमी पता लगती है। ठीक है, और पर कैपिटा इनकम, कि हमारा जो
कंट्री है उसका पर पर्सन कितना अर्न कर रहा है, उसकी पर पर्सन कितनी इनकम है, पर कैपिटा इनकम पर भी जो इकोनॉमी है वो डिपेंड करती है। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इकोनॉमी को किस प्रकार से इम्पैक्ट डालते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। अब देखते हैं डिफरेंट टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर है जो मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पर। पहला ट्रांसपोर्टेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब हमको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो डिफरेंट मीडियम्स की आवश्यकता होगी हमको, रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, डॉक्स एंड हार्बर। नेक्स्ट है पावर एंड एनर्जी। पावर एनर्जी में कोल एनर्जी हो गया, थर्मल एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, विंड हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, ये भी एक प्रकार के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। फिर हो गया कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर, ठीक है, वो क्या हो गया, पोर्ट्स, टेलीग्राफ्स, टेलीफोन, रेडियो, टेलीविजन, ये हो गया टेली कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर। आज के डेट में ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट है इंटरमीडिएट गुड्स एंड आउटपुट्स, इसमें आ गया मिनरल्स, स्टील, फर्टिलाइजर्स, केमिकल, ये भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसके ऊपर हमारी कंट्री की इकोनॉमी डिपेंड करती है। तो ये अभी तक 4 डिस्कस कर लिए। फिफ्थ है हमारा इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो हमारी नेचुरल रिसोर्सेज है जिसमें क्या आ गया, इरिगेशन, रिक्लेमेशन ऑफ द लैंड, एफोरेस्टेशन एंड ड्रेनेज, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है। नेक्स्ट है वाटर रिसोर्सेज, डैम्स, कैनाल्स, वाटर बॉडीज, ये भी वाटर स्ट्रक्चर हो गया, तो ये भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, जिनके माध्यम से हम डैम से जैसे इलेक्ट्रिसिटी डेवलप कर सकते हैं, कैनाल्स इरिगेशन पर्पज के यूज आते हैं, वाटर बॉडीज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये भी इकोनॉमी को इफेक्ट करते हैं ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है बैंकिंग। बैंकिंग तो आप सबको पता ही है, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो ऑल बैंकिंग रिलेटेड फैसिलिटीज इसके अंदर कवर होती हैं, तो ये भी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो रिसर्च R&D वर्क्स होता है, और हमारी जो नेशनल लेबोरेटरीज है, ठीक है, बड़ी बड़ी, चाहे इसरो हो गया, ठीक है, या DRDO हो गया, CSIR हो गए, CRRI हो गए, ये सब रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करते हैं। तो ये भी देश की इकोनॉमी और देश के जो डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इनका भी जो इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, इनसे भी हमारी इकोनॉमी बढ़ सकती है और घट सकती है। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब मास मीडिया हो गया, जो एंड बुक्स एंड जर्नल्स, फेयर एंड एग्जीबिशंस। तो जो इंफॉर्मेशन सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके अंदर मास मीडिया, बुक एंड जर्नल्स हो गए, एग्जीबिशंस हो गए, फेयर्स हो गए, ये भी हमारी इकोनॉमी को इफेक्ट करती हैं और इनका भी इकोनॉमी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। तो ये कुल मिला के ये मैंने 9 से 10 इंफ्रास्ट्रक्चर स्टडी डिस्कस किए हैं यहाँ पर। यदि इनको और डिटेल में स्टडी करना है इस वाले टॉपिक को, तो आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं चैप्टर नंबर 1 के, तो वहाँ पर मैंने और डिटेल में इनको डिस्कस किया है। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है, RTU में 2 बार पूछा जा चुका है, 2018 और 2019 में पूछा जा चुका है, इसको 2 बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिटेल सॉल्यूशन आपको प्रीवियस लेक्चर में मेरे आपको मिल जाएंगे, वहाँ पर आप देख सकते हैं और रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस रोल ऑफ सिविल इंजीनियरिंग इन सोसाइटी। सिविल इंजीनियरिंग के रोल क्या क्या है हमारी सोसाइटी में। अभी हमने इंपॉर्टेंस ऑफ द सिविल इंजीनियरिंग इन सोसाइटी देखा था, अब देखें रोल ऑफ द सिविल इंजीनियरिंग इन सोसाइटी। ठीक है, ये क्वाइट सिमिलर ही है हमारा, ठीक है, जो हमारी इंपॉर्टेंस है रोल क्वाइट सिमिलर ही है, बट इसमें कुछ डिफरेंसेस है वो हम देखते हैं। क्या है, सिविल इंजीनियर हैज टू कंसीव, प्लान, एस्टिमेट, गेट अप्रूवल, क्रिएट एंड मेंटेन ऑल सिविल इंजीनियरिंग एक्टिविटीज़। तो सिविल इंजीनियर का काम है प्लान करना, डिज़ाइन करना, अप्रूव करना, एस्टिमेट बनाना उसका, ठीक है, क्रिएट करना चीज़ों को, मेंटेन करना, रिपेयर करना, ये सारे जो है एक रोल है सिविल इंजीनियरिंग के। ठीक है, क्रिएट करने से लेके मेंटेन करने तक, रिपेयर करने तक, ठीक है, प्लान करने तक, सारे जो ये स्टेप्स हैं ये एक सिविल इंजीनियरिंग के हैं। तो सिविल इंजीनियरिंग का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेजर एंड मैप द अर्थ सरफेस। मेजर और मैप द अर्थ सरफेस मतलब सर्वे हो गया एक तरीके से, वो अर्थ सरफेस को मैपिंग भी करता है और उसको मेजर भी करता है। नेक्स्ट है प्लान न्यू टाउनशिप एंड एक्सटेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग टाउन। यदि नई टाउन बनाना हो, टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट होता है, जैसे न्यू टाउन आपको डेवलप करना है या एग्जिस्टिंग टाउन में कोई आपको चेंजेस करने हैं, तो वहाँ पर भी एक सिविल इंजीनियरिंग की बहुत ज़्यादा नीड होती है।
नेक्स्ट है बिल्ड द फॉलोइंग सुटेबल स्ट्रक्चर फॉर द रूरल एंड अर्बन एरिया। और सिविल इंजीनियरिंग का जो रोल है, काफ़ी स्ट्रक्चर है जो रूरल एंड अर्बन एरिया, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाते हैं, उनको भी बनाने में, उनको कंस्ट्रक्ट करने में, मेंटेन करने में, रिपेयर करने में, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो पहला डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, जो कि इंपॉर्टेंस में देखे थे, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स कॉमन ही है, डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस, डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, वाटर सप्लाई, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, इरिगेशन वर्क्स, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, इनको बनाने में, इनको मेंटेन करने में, इनको रिपेयर करने में भी सिविल इंजीनियरिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट, बिल्ड टैंक्स एंड डैम्स, और सिविल इंजीनियरिंग वाटर सप्लाई में ही पढ़ते हैं हम, टैंक्स एंड डैम्स, इनको भी बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट है रिवर नेविगेशन एंड फ्लड कंट्रोल, जो फ्लड कंट्रोल प्रोजेक्ट होते हैं और रिवर प्रोजेक्ट होते हैं, उनको बनाने में भी या उनको डेवलप करने में भी एक सिविल इंजीनियरिंग की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट है बिल्ड कैनाल्स एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज टू टेक वाटर टू एग्रीकल्चरल फील्ड। जैसा कि मैंने डिस्कस किया था, जिसे आर्टिफिशियल जो स्ट्रक्चर है, वाटर स्ट्रक्चर, कैनाल, जो कि पानी को वाटर बॉडी से लेके और फील्ड तक लेके जाता है, कैनाल, ठीक है, डैम से लेके फील्ड तक ले जाता है, तो इरिगेशन पर्पज़ के लिए बेसिकली, तो उसको बनाने में भी जो सिविल इंजीनियर है उसका बहुत बड़ा रोल है। नेक्स्ट है प्योरीफाई सप्लाई वाटर, हमने देखा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, उसको डिजाइन करने में भी सिविल इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा रोल है। नेक्स्ट है प्रोवाइड एंड मेंटेन कम्युनिकेशन सिस्टम लाइक रोड्स, रेलवे, एयरवे एंड हार्बर्स, ठीक है, ये सारे रोड सिस्टम है, कन्वेंस सिस्टम है, रोड हो गया, रेलवे हो गया, ब्रिजेज हो गया, इनको डेवलप करने में, मेंटेन करने में भी एक सिविल इंजीनियरिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। डिवाइस सिस्टम फॉर कंट्रोल एंड इफिशिएंटली फ्लो, जो ट्रैफिक सिस्टम होते हैं, ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम हो गए, ठीक है, या ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेज हो गए, रोड सेफ्टी कंट्रोल डिवाइसेज हो गए, इन सबको डिजाइन करने में भी सिविल इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा रोल है। नेक्स्ट है प्रोवाइड एंड मेंटेन सॉलिड एंड वेस्ट, हमारा जो डिपार्टमेंट चलता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, उसको जो डेवलप करने में या उसको मैनेज करने में, फंक्शनल करने में भी सिविल इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा रोल है। मॉनिटर लैंड, वाटर एंड एयर पोल्यूशन एंड टेक मेजर टू कंट्रोल दैम, एनवायरमेंट को पोल्यूट नहीं होने देना, ठीक है, एनवायरमेंट को पोल्यूट नहीं होने देना, ये भी एक सिविल इंजीनियरिंग की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जो डिपार्टमेंट है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उसमें सिविल इंजीनियरिंग की पोस्ट भी होती है, उसका काम क्या है कि वो सारे मेजर्स देखना ताकि एयर पोल्यूशन ना हो, नॉइस पोल्यूशन ना हो, लैंड पोल्यूशन ना हो, और उनको रोकने के लिए क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं वो सजेस्ट करना। तो यहाँ पर भी एक सिविल इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा रोल है। तो ये हो गए हमारे बेसिकली रोल ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। नेक्स्ट है राइट बेसिक रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है, कि सिविल इंजीनियरिंग की जो बेसिक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका जो उत्तरदायित्व है बेसिकली, वो क्या है सिविल इंजीनियरिंग का, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया लेकिन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राइट द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिविल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियर की क्या जिम्मेदारियां हैं, ठीक है। वही है, रिपीटेशन है, क्वेश्चन का आंसर लगभग सेम ही होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंस, रोल थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा सब आंसर्स में, बट क्वाइट सिमिलर है। तो सिविल इंजीनियरिंग की क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी वो काम करे, ठीक है, वो सेफ हो, फिर रिलायबल हो, एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, सस्टेनेबल हो, ऑपरेशनल हो, इकोनॉमिक हो, ठीक है। ये सारी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है ये किसकी है, ये सिविल इंजीनियरिंग की होती है, ठीक है। रियलाइज प्रोडक्ट्स एंड प्रोजेक्ट, और जो प्रोजेक्ट है जो हमने सोचा है बनाने का, ठीक है, उसको रियलाइज करें, उसको क्रिएट करें, एंड ऑपरेट एंड सस्टेन कॉम्प्लेक्स सिस्टम, और उसको ऑपरेट भी करें और वो सस्टेन हो। तो ये किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये एक सिविल इंजीनियरिंग की है कि उसको क्रिएट करना, रियलाइज करना, ताकि वो सस्टेन कर सके। नेक्स्ट है अंडरस्टैंड द फिजिकल कंस्ट्रक्ट एंड इकोनॉमिक, इंडस्ट्रियल, सोशल, एथिकल, पॉलिटिकल एंड इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट विद इन विच इंजीनियर्स इज प्रैक्टिस्ड। ये सारे जो फैक्टर्स हैं इन सबको ध्यान में रखकर एक सिविल इंजीनियरिंग को वर्क करना पड़ता है, ठीक है, ताकि कोई डिस्प्यूट ना हो और वर्क स्मूथली कंडक्ट हो जाए, जो भी प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं वो स्मूथली हम कंडक्ट कर सके। तो वो इकोनॉमिक, इंडस्ट्रियल, सोशल, एथिकल, पॉलिटिकल वायबल होना चाहिए सारी चीज, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एनी ऑफ द फैक्टर्स में हम लैग कर जाएं तो वो प्रोजेक्ट हैम्पर करेगा और वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाएगा टाइम पे। नेक्स्ट है अप्लाई प्रोफेशनल एंड रेस्पॉन्सिबल जजमेंट, जो भी हम जजमेंट करें, जो भी हम डिसीजन लें ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वर्क, ड्यूटी के दौरान, वो ऐसा नहीं हो रहा बायस हो, वो जजमेंटल, प्रोफेशनल हो और रेस्पॉन्सिबल हो, ठीक है। जो भी हम निर्णय ले वो ऐसे होने चाहिए कि वो बायस ना हो,
ठीक है, फेवरेटिज्म ना हो वहाँ पर, बिल्कुल क्या होना चाहिए, रेस्पॉन्सिबल एंड प्रोफेशनल होना चाहिए। तो इससे क्या होता है, आपकी लीडरशिप क्वालिटी भी क्या होती है, एनहांस होती है। डू मोर देन जस्ट कंप्लाई विथ लेजिस्लेशन एंड कोड, जो भी हमको लेजिस्लेशन या कोड्स दिए हुए हैं, आईएएस कोड, इंडियन स्टैंडर्ड्स, उनको कंप्लाई करके उनके अकॉर्डिंग ही हमको काम करना है। कोड्स का वायलेशन हमको बिल्कुल भी नहीं करना है। जो भी हम काम करें वो अकॉर्डिंग टू द कोड करें, क्योंकि इंडियन स्टैंडर्ड ने हमें कोड दिए हुए हैं काफ़ी सारे सिविल इंजीनियरिंग को, चाहे रोड हो, चाहे ब्रिजेस हो, चाहे बिल्डिंग्स हो, ठीक है, हर के कोडल प्रोविजन है, हमको उनके अकॉर्डिंग ही सारे काम करने हैं। यदि कोई सा भी वायलेशन होता है तो वो अनएथिकल है, ठीक है। इसलिए सिविल इंजीनियर को सारे लेजिस्लेशन एंड कोड को भी फॉलो करके काम करना पड़ता है। वहाँ की लोकल बॉडी है, उनके साथ भी, गवर्नमेंट बॉडी है, उनके साथ भी हमको क्या, सामंजस्य बैठा के चलना पड़ता है। यूज रिसोर्सेज एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, हमको जो भी रिसोर्सेज है, ऐसा नहीं है कि अबंडेंस में यदि कोई हमको पास रिसोर्सेज हैं तो उनको हम मन में आए जैसे यूज करें, नहीं, हमको सस्टेनेबिलिटी को भी ध्यान में रखना है। जो भी हम रिसोर्सेज को यूज करें दैट शुड बी सस्टेनेबल होने चाहिए। सस्टेनेबल मतलब जो आज हम यूज कर रहे हैं उसको हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वो भी उसको उसी अमाउंट में एंड एफिशिएंटली यूज करें जिस तरीके से हम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम ये सोचें कि आगे की पीढ़ी, जो भी नेक्स्ट जनरेशन आएगी, वो उससे सफ़र करे, नहीं, हमको जो भी चीज़ यूज करनी है आज उसको हम एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली यूज करें, ताकि सस्टेनेबिलिटी ऑफ जो भी मटेरियल है वो बना रहे। सीक मल्टीपल व्यूज ऑफ सोल्व सस्टेनेबिलिटी चैलेंज, जो कि मैंने डिस्कस किया है। सस्टेनेबिलिटी चैलेंज को भी हमको ध्यान में रखना है। जो भी काम करें हम सस्टेनेबिलिटी को हमेशा दिमाग में रखें, माइंड में रखें, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना, ठीक है। सस्टेनेबल होगा जब भी हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको चीज़ें मिलेंगी, रिसोर्सेज मिलेंगे, ताकि वो भी उसको आगे लेके जाएं, नेक्स्ट जनरेशन को उसी अमाउंट में, उसी इफेक्टिवनेस के साथ उस जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको प्रोवाइड करें, ठीक है। तो सस्टेनेबिलिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैलेंज। तो ये क्वेश्चन जनरली पूछा नहीं गया, ये पूछा जा सकता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिविल इंजीनियर। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, ठीक है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन यदि हमको करना है तो उसको मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट भी एक तरीके की एक ब्रांच है सिविल इंजीनियरिंग की, जिसके अंदर हम कंस्ट्रक्शन को मैनेज करते हैं कि किस प्रकार से कंस्ट्रक्शन को स्टार्टिंग टू द एंडिंग की तरह हम ले जाएं, ठीक है। तो उसके लिए हमको कुछ रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है, कुछ प्लान करने पड़ते हैं, ठीक है, कुछ टीम्स बनानी पड़ती हैं जो कि उस काम को कंडक्ट करवाएंगी। तो देखते हैं कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट को क्या क्या होता है इसमें। ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में, उसके बाद प्लानिंग आ जाएगी, प्लानिंग क्या है, फिर उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, उसके लिए हमको स्टाफ की जरूरत है, स्टाफिंग करनी पड़ेगी, फिर कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा स्टाफ में, फिर उनको मोटिवेट करना पड़ेगा, यदि कहीं उसको मोटिवेट नहीं है तो, फिर उसके बाद काम को शेड्यूल करना पड़ेगा, शेड्यूल के बाद कंट्रोल करना पड़ेगा, उसके बाद एग्जीक्यूट एंड हार्नेसिंग द रिसोर्सेज। तो ये जो सारा प्रोसेस है ऑब्जेक्टिव से लेके हार्नेसिंग द रिसोर्सेज तक, ठीक है, ये क्या है, मैनेजमेंट है एक तरीके से। पूरा कंस्ट्रक्शन को किस प्रकार से मैनेज कर रहे हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है, पहले हमने ये पता लगाया, उसके बाद हमने देखा, हमने प्लानिंग करी, उसकी प्लानिंग करने के बाद उसको ऑर्गेनाइज करवाएंगे हम, उसके बाद हमको स्टाफ की जरूरत पड़ेगी तो स्टाफिंग करेंगे, उसके बाद हम उनके बीच में कोऑर्डिनेट करेंगे, यदि वो डिमोटिवेट तो उनको मोटिवेट करेंगे काम करने के लिए, शेड्यूलिंग करेंगे, ठीक है, कि कौन सा काम कब होना है वो भी शेड्यूल करेंगे, यदि वो काम टाइम पर नहीं हो रहा है तो हमको रीशेड्यूल भी करना पड़ सकता है, प्लान ए प्लान बी लेके चलना पड़ता है, यदि प्लान ए सक्सेस नहीं हो तो प्लान बी की तरफ हम मूव करते हैं। उसके बाद कंट्रोल करना पड़ता है, यदि काम आगे चल रहा है टाइम से तो उसको स्लो करेंगे, यदि पीछे चल रहा है तो हम वर्कफोर्स बढ़ा देंगे ताकि काम वो टाइम पे पूरा हो जाए। तो कंट्रोलिंग होता है, एग्जीक्यूटिंग एंड हार्नेसिंग द रिसोर्सेज। तो इस पूरे जो ये सारे यदि मैं एज ए होल इन सबको मिला दूं तो दैट इज नोन एज कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। अब कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में जनरली हमको 5M की नीड होती है, मैन, मनी, मटीरियल, मशीन एंड मेथड्स, ठीक है। मैन की हमको रिसोर्स स्टाफ की जरूरत है ही, मनी, यदि मनी नहीं होगी, पैसा नहीं होगा तो काम ही नहीं हो पाएगा। तो उसके बाद मटेरियल से ही हमारा कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट होगा। उसके बाद मशीन, क्योंकि आजकल मशीनरी टाइम है, मशीन की हमको बहुत ज़्यादा नीड है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो चुकी है। तो जो भी हम काम करते हैं मशीन की नीड है, क्योंकि काम टाइम पे और फास्ट करना है। तो मशीन की एंड मेथड्स, कौन कौन से मेथड हम अडोप्ट कर सकते हैं ताकि काम एफिशिएंटली और स्ट्रेंथ अच्छी हो काम में, लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करे, उसके लिए कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं ताकि हमारा जो भी हम वर्क या प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो लंबे टाइम तक सर्वाइव करे, ठीक है। तो ये हो गए 5M थ्योरी
मैन, मनी, मटेरियल, मशीन एंड मेथड्स, इनकी भी ये भी कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट है द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का फंक्शन क्या है? हमने बताया प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग एंड कम्युनिकेटिंग। ये काम है किसका? मैनेजमेंट का, ये फंक्शंस। एंड मैनेजर नॉट ओनली डायरेक्ट सबॉर्डिनेट, एक जो मैनेजर होता है वो ओनली सबॉर्डिनेट को डायरेक्ट ही नहीं करता है बट मोटिवेट्स दैम। यदि वो डिमोटिवेट हैं, यदि कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं, वो डिमोटिवेट फील कर रहे हैं, अनहैप्पी फील कर रहे हैं, तो उनको मोटिवेट करने का भी एक जो मैनेजर होता है उसका काम होता है। तभी जाके वो एक अच्छा लीडर प्रूव कर पाएगा अपने आप को। क्यों? मैनेजर का काम यही नहीं है ओनली कि वो उसको डायरेक्ट करे सबॉर्डिनेट, नहीं। यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई पर्सन, कोई भी स्टाफ मेंबर डिमोटिवेट, तो उसको मोटिवेट भी करने का जो काम होता है वो किसका होता है? मैनेजर का होता है। उसी से उसकी जो लीडरशिप स्किल है वो सामने आती है। और अच्छा लीडर भी वही होता है जो एज ए टीम या पूरी टीम को साथ में लेके चले। तो ये हो गया व्हाट डू यू मीन बाय कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। ये क्वेश्चन भी अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन इस बार चांसेस हैं कि ये पूछ लिया जाए एग्जाम में, ठीक है। सो दैट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर, ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, ये 2 नंबर में आते हैं हमारे जनरली। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? हमने अभी काफ़ी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर देखे थे। ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर देखा हमने, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, मटेरियल इंफ्रास्ट्रक्चर देखा हमने, रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर देखा हमने, वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर देखा हमने, टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर देखा। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है? ऐसी आधारभूत सुविधाएं या ऐसी आधारभूत ढांचा, ठीक है, जिसके ऊपर हमारे जो देश कंट्री है उसकी इकोनॉमी या हमारे जो कंट्री मैन है या लोग हैं उनकी एम्प्लॉयबिलिटी डिपेंड करती है। दैट इज नोन एज इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत ढांचा, ठीक है, कि उन्हीं के ऊपर हमारी देश की इकोनॉमी, जीडीपी डिपेंड करती है, ठीक है। तो उसी को क्या बोलते हैं हम? इंफ्रास्ट्रक्चर। यदि आपको इसको डिटेल में और अच्छे से समझना है, ठीक है, तो ब्रीफ में मैंने बता दिया आपको, तो आप हमारी जो लेक्चर्स हैं, प्रीवियस लेक्चर सीरीज, उसको आप रेफर कर सकते हैं, वहाँ पर आपको डिटेल में इसके बारे में समझाया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। ये क्वेश्चन भी जनरली एक बार पूछा गया है, शायद 2018 या 19 में पूछा गया, व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट है राइट स्कोप ऑफ द सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग के क्या क्या स्कोप है, ठीक है। स्कोप मैंने डिस्कस किए हैं प्रीवियस लेक्चर सीरीज में, मैं यहाँ पर ब्रीफ में डिस्कस करूंगा। स्कोप में क्या क्या आ गया कि यदि आप सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ऑप्ट किया आपने ब्रांच, तो आगे जब कंप्लीट हो जाएगी आपकी डिग्री तो आपके पास क्या क्या स्कोप है, ठीक है। तो इसमें आपके पास डिजाइनर भी बन सकते हैं आप एक, ठीक है, आप एक साइट इंजीनियर भी बन सकते हैं। और क्या कर सकते हैं आप यदि आपको मैप्स या डिजाइन, यदि आप एक आर्किटेक्चर अच्छे हैं तो एक आर्किटेक्चर भी बन सकते हैं, आप नक्शे वगैरह, ड्राइंग वगैरह बना सकते हैं, ठीक है, प्लान डिजाइन कर सकते हैं लोगों के, ठीक है। ये तो हो गया हमारा एक, यदि मैं बात करूँ ये तो सेल्फ फाइनेंस जॉब हो गई, ठीक है, प्राइवेट जॉब भी नहीं है ये, एक तरीके से खुद की जॉब हो गई। आप खुद ओपन करके कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बैठ सकते हो और ये चीज़ें कर सकते हो। दूसरी बात है, अब यदि हम जॉब करना चाहें तो 3 प्रकार की जॉब है। एक है प्राइवेट जॉब, ठीक है, एक है गवर्नमेंट जॉब, एक है पब्लिक सेक्टर या पीएसयू जॉब, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के जॉब भी आप सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद कर सकते हैं। इनको डिटेल में मैंने डिस्कस कर रखा है जो हमारी लेक्चर सीरीज है उसके अंदर, तो वहाँ से आप इसको रेफर कर सकते हैं। तो ये राइट स्कोप ऑफ द सिविल इंजीनियरिंग, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस बार ये पूछा जा सकता है, ठीक है। अभी तक शायद ये पूछा नहीं गया है, लेकिन आगे ये पूछा जा सकता है, राइट द स्कोप ऑफ द सिविल इंजीनियरिंग। तो इसमें हमको सारे स्कोप लिखने हैं, जॉब्स भी लिखने हैं, या यदि कोई बिजनेस करना चाहता है, कॉन्ट्रैक्टरशिप करना चाहता है, डिजाइनर बनना चाहता है या मैप बनाना चाहता है, ठीक है, इसमें सारे स्कोप आ जाएंगे इसमें, ठीक है, कि एक सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री करने के बाद क्या क्या कर सकता है। वो टेक्निकल जॉब भी कर सकता है, नॉन टेक जॉब भी कर सकता है, उसमें सारा डिस्कस कर रखा है मैंने। जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर सीरीज है, उसमें मैंने इसको डिटेल में डिस्कस कर रखा है, तो आप वहाँ से इसका आंसर रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ सब ब्रांचेज ऑफ द सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रांचेज हमने डिस्कस की थी कि कौन कौन सी ब्रांचेज हैं। मोटे मोटे मैं बता देता हूँ आपको। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है ब्रांच, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है, और वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है, टाउन प्लानिंग है, एडवांस कंस्ट्रक्शन है, अर्थक्वेक इंजीनियरिंग है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, सर्वेइंग है। इस प्रकार से काफ़ी सारी मैंने यहाँ पर लगभग 16 टाइप की ब्रांचेज मैंने यहाँ पर डिस्कस करी थी, जो कि हमारा लेक्चर है, लेक्चर सीरीज में फर्स्ट या सेकंड लेक्चर है, उसमें मैंने इसको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो आप वहाँ से इसका आंसर रेफर कर सकते हैं कि कौन कौन सी ब्रांचेज होती है जनरली सिविल इंजीनियरिंग में, तो वो वहाँ पर मैंने डिस्कस कर रखी हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है
ये 18 या 19 में एक बार पूछा गया है, 2018 या 19 में आरटीयू में। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है कि कितने टाइप की ब्रांचेज हैं जनरली सिविल इंजीनियरिंग में। तो वो हम यहाँ पर लगभग मैंने 15 या 16 ब्रांचेज डिस्कस करी थी, ब्रांचेज एंड सब ब्रांचेज सारी डिस्कस करी थी मैंने, तो वहाँ से आप इसको रेफर कर सकते हैं। तो ये हो गया लिस्ट आउट द सब ब्रांचेज ऑफ द सिविल इंजीनियरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग के फंक्शन क्या क्या होते हैं, सिविल इंजीनियरिंग के फंक्शन क्या क्या हो सकते हैं। 3 भागों में डिवाइड किया था इसको मैंने, आई हैव डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। एक तो होता है कंस्ट्रक्शन से पहले, प्रायर टू कंस्ट्रक्शन, बिफोर कंस्ट्रक्शन, एक होता है ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन और एक होता है आफ्टर द कंस्ट्रक्शन। कि कंस्ट्रक्शन से पहले क्या क्या काम करता है सिविल इंजीनियरिंग, प्लानिंग हो गया, ठीक है, उसका सर्वे हो गया, उसके फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है कंस्ट्रक्शन से पहले। ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन स्टाफिंग हो गई, मटेरियल हो गया, या फाइनेंशियल से रिलेटेड जो काम होते हैं, कई जो प्लानिंग नहीं कर पाते हम, वो भी हम ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करते हैं। और आफ्टर द कंस्ट्रक्शन हो गया, और उसको रिपेयर, मेंटेनेंस, एंड यदि हमको उसको सेल आउट भी करना पड़े तो उसका प्रोजेक्ट की इवोल्यूशन या उसका जो एस्टिमेट करवाते हैं बिल्डिंग की कि उसका क्या रेट्स है उस टाइम पे, उसकी वैल्यूएशन क्या है उसकी, तो वैल्यूएशन हो जाएगा आफ्टर द कंस्ट्रक्शन जो पीरियड होता है, थर्ड वाला फंक्शन उसमें आ जाएगा वो। इस प्रकार से 3 भागों में डिवाइड किया था, बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द कंस्ट्रक्शन। तो ये मैंने डिटेल में डिस्कस कर रखा है। आप इसके लिए भी आप लेक्चर सीरीज के फर्स्ट चैप्टर के लेक्चर रेफर कर सकते हैं, वहाँ पर इसको मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। फंक्शन ऑफ द सिविल इंजीनियरिंग अब तक नहीं पूछा गया, इस बार पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है व्हाट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक सिविल इंजीनियरिंग की ब्रांच है, अलग से इसमें बीटेक्स भी होती है और मास्टर्स भी होती है। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कई सब पार्ट है, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट वो भी उसके अंदर ही पढ़ाया जाता है आपको कि आप किसी भी प्रोजेक्ट को किस प्रकार से मैनेज करोगे। ठीक है, उसमें हमने कि कौन करेगा, कब करेगा, कैसे, हूँ, वेयर, हाउ, कैसे। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट हमने डिस्कस किए थे कि प्रोजेक्ट, पहली बात तो हम ये डिस्कस करेंगे कि प्रोजेक्ट कौन सा है। ठीक है, उसके बाद हम प्रोजेक्ट वेयर कि प्रोजेक्ट को कहाँ पर करेंगे, फिर आता है हूँ कि प्रोजेक्ट को कौन करेगा, और लास्ट पॉइंट आता है हाउ, प्रोजेक्ट कैसे होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया था, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, व्हाट इज द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, और कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट भी इसके अंदर ही कवर करते हैं हम। तो इस पूरे क्वेश्चन का आंसर हम जो हमारी लेक्चर सीरीज है वहाँ पर इसको हम कवर कर सकते हैं, और वहाँ से हम इसको रेफर कर सकते हैं कि व्हाट इज द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है। कोई भी प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए हम क्या क्या काम करते हैं, कौन कौन से उसके स्टेप्स होते हैं, किस किस प्रकार से हम उसको कंप्लीट करते हैं, तो उसमें हमने सारा डिस्कस कर रखा है बहुत डिटेल में। तो वहाँ से आप इसको रेफर कर सकते हैं। ये क्वेश्चन अभी आया नहीं है कभी, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, तो मैंने चैप्टर नंबर फर्स्ट में जो भी प्रोबेबिलिटी थी, जो भी क्वेश्चन बन सकते थे, वो मैंने यहाँ पर इसको फ्रेम कर दिया है। जो आए हुए क्वेश्चन वो भी मैंने डिस्कस कर दिए हैं, और जो आ सकते हैं वो भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ब्रीफ में डिस्कस कर लिए हैं। यदि आपको इनको डिटेल में स्टडी करना है तो आप लेक्चर सीरीज का चैप्टर नंबर फर्स्ट आप रेफर कर सकते हैं, तो वहाँ से आपको डिटेल सॉल्यूशन इनके मिल जाएंगे। और आप प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। यदि कोई भी सजेशन है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में वहाँ पर लिख सकते हैं। कोई भी डाउट है तो डाउट भी आप वहाँ पर लिख सकते हैं, या सजेशन है तो सजेशन भी वहाँ पर आप लिख सकते हैं। थैंक यू।